अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन का प्रीलियम पेपर फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एमसीक्यूज और काफ़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं इसकी और चैप्टर वाइज बनाई हैं। शुरू की एमसीक्यूज चैप्टर 1, 2 की हैं, फिर 3 की, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारी एमसीक्यूज बनी हुई हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आपकी इसमें सॉल्व होंगी। एमसीक्यू नंबर 1 है द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ब्रैकेट में लिख दिया है m, l, t इज नोन एज, इसे डायमेंशन कहते हैं। प्लैंक कांस्टेंट h इक्वल एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट h जो है इसका यूनिट होता है जूल इनटू सेकंड, तो जूल को खोल देंगे तो न्यूटन इनटू मीटर आ जाएगा, सेकंड साइड में आएगा। न्यूटन को खोल देंगे तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इस तरीके से h की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड होती है। यहाँ हमें यूनिट से गर्ज है, जूल इनटू सेकंड इक्वल होता है न्यूटन इनटू मीटर इनटू सेकंड के, क्योंकि जूल इक्वल होता है न्यूटन इनटू मीटर के। न्यूटन को खोलेंगे तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये वाला मीटर और सेकंड वैसे ही है, ये बेस से में इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेस से में इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो सेकंड की पावर -2 और +1 -1 हो जाएगा। जब मेरे पास ये यूनिट निकल आए तो इससे डायमेंशन निकल आएगी। किलोग्राम के लिए m लिख देंगे, मीटर स्क्वायर के लिए l का स्क्वायर लिख देंगे और सेकंड के लिए t लिख देंगे। इनवर्स है तो इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन है मीटर m इंटू l स्क्वायर t की पावर -1। अब यहां देख लेते हैं आंसर, m इंटू l स्क्वायर t की पावर -1। MCQ नंबर 3 है इफ j and k आर यूनिट वेक्टर्स along y and z axis respectively, then k क्रॉस j is given by, तो k क्रॉस j का जो रिजल्ट है वो -i आएगा। यहां मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जरा देखें। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो इससे सॉल्व हो जाएगी। ये एक सर्किल बना लेंगे ऐसे, और इसमें एक ही डायरेक्शन के अंदर 3 एरो बना देंगे, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ, और ये सेम डायरेक्शन में। एक जगह i लिख देंगे, एक जगह j, एक जगह k। तो जब आप i क्रॉस j निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा k। जब आप j क्रॉस k निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा i, और जब आप k क्रॉस i निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा j। अगर आप उसके रिवर्स घूमेंगे, k क्रॉस j निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा -i, या j क्रॉस i निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा -k, या i क्रॉस k निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा -j। वो सारे ऑप्शन मैंने यहां पर लिख दिए, ये लिखे हुए। i क्रॉस j k था, आप एक ही डायरेक्शन में घूम रहे थे तो रिमेनिंग कौन बचा था, k, वो आंसर है। j क्रॉस k i था, आप सेम डायरेक्शन में घूम रहे थे j क्रॉस k, तो रिजल्ट i था। फिर k क्रॉस i, ये तीसरा ऑप्शन, तो रिजल्ट j था क्योंकि सेम डायरेक्शन में आप घूम रहे थे। लेकिन आप i क्रॉस j k था तो j क्रॉस i -k होगा। अब j क्रॉस k i था तो k क्रॉस j -i होगा। क्यों? क्योंकि k क्रॉस j में आप k से j की तरफ उल्टा घूम रहे हैं, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट घूम रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा -i, और इस वक्त यही आंसर था। उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। ये मेंशन करा है, k क्रॉस j रिवर्स में घूमे थे इसलिए आंसर है -i। अब जाहिर है k क्रॉस j में i नहीं है तो आंसर तो i होना था, या तो i या -i, तो इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, -i भी और i भी, तो आंसर था -i। फोर्थ MCQs है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज, तो दोनों फोर्सेस का स्क्वायर कर सम कर देंगे अंडर रूट में। तो 3 का स्क्वायर है 9
4 का स्क्वायर है 16, दोनों को ऐड करेंगे 16 और 9 को 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। राइट एंगल का मतलब है एंगल 90 डिग्री है। बेसिक रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है, इधर देखते, ये देखिए एमसीक्यू नंबर 4, ए रिजल्टेंट वेक्टर है a1 का और a2 का, तो फार्मूला है a इक्वल है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस थीटा। और जब आप कहते हैं फॉर राइट एंगल यानी थीटा 90 डिग्री, या आप कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा t बना दिया, तो इसका मतलब है थीटा 90। और जब आप यहाँ थीटा 90 रखोगे तो कॉस 90 जीरो होता है, जब कॉस 90 जीरो होगा तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, और ये रिजल्टेंट का फार्मूला बन जाएगा a इक्वल है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर एंगल 90 या 270 के अलावा होता, क्योंकि कॉस 270 भी जीरो होता है और कॉस 90 भी जीरो होता है, अगर इन दोनों एंगल के अलावा कोई एंगल होता तो फिर इस फार्मूले से सवाल सॉल्व होता। अभी आसान कर दिया था राइट एंगल कहकर, ये वाला पोर्शन खत्म, तो फार्मूला ट्रांसफॉर्म होकर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। a1 कितना है 3, उसका स्क्वायर कर दिया, a2 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 प्लस 16 25 और स्क्वायर रूट लिया तो 5 न्यूटन आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट, सॉरी 5 के बाद ना इन्होंने ये 5 दे दिया, लेकिन बीच में 5 ये वाली है, जिसका ऑप्शन ए पड़ गया, ये 5 थी। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। इफ ए इक्वल है i प्लस 4j एंड b इक्वल है 3j माइनस 2k, तो a डॉट b बताना है आपको। तो आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i और i का जो मल्टीप्लाइड होता है उसका रिजल्ट आता है, j और j जो मल्टीप्लाइड होता है उसका रिजल्ट आता है, और k जो मल्टीप्लाइड होते हैं यूनिट वेक्टर उनका रिजल्ट आता है। बाकी तमाम चीजें जीरो हो जाती हैं। जब आप इस i से इस j को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जब आप i से इस k को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, जब आप इस j को 4j को 3j से करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और 4j को जब आप k से करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो बहुत आसान था, खाली इस j को j से मल्टीप्लाई करना था। तो 4 3 12 j डॉट j, और j डॉट j 1 होता है, तो 12 इंटू 1 12 आंसर है, तो इसने 12 यूनिट लिख दिया। अब है एमसीक्यू नंबर, यहां पर इन्होंने 5 है, एक नंबर पीछे मिसिंग हो गया तो मैंने इसको 5 ही लिखा है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद इटसेल्फ इज, कह रहा है a का a से डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट a बराबर होता है a स्क्वायर के। ये मैंने यहां पर बयान करा है। इन रिजल्ट को देख लेगा, इससे 2-3 एमसीक्यू सॉल्व हो रही थी। दो सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, दो सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट a के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसी से मैंने यूनिट वेक्टर बनाए। दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, इनका रिजल्ट जीरो होता है। सेम यूनिट वेक्टर हो या वेक्टर हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, और सेम वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो a डॉट a का स्क्वायर आएगा, i डॉट i का स्क्वायर आएगा, और i की वैल्यू क्या है 1, 1 का है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 आता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है 7, उसका सॉल्व यहां से देख लेते हैं। कहता है i डॉट j क्रॉस k बताने, तो j क्रॉस k जो है वो i के बराबर होगा, और ये वाला i वैसे ही है, और i डॉट i 1, तो एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर होगा 1। कैसे, ये ऊपर दायरा बना हुआ है जो अभी बता रहा था, ये बना हुआ है, तो j क्रॉस k किसके बराबर होता है i के, तो मैंने इस j क्रॉस k की जगह पर क्या रख दिया, j क्रॉस k की जगह पर i, और ये i वैसे ही था तो i डॉट i 1। ये एमसीक्यू नंबर 7 थी, ये रही 7, ये वाली। द मैग्नीट्यूड ऑफ i
डॉट जे क्रॉस के 1 के बराबर आएगा। 6 में क्या है ये भी मैंने बता दी, सेम यूनिट वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है इसने, और ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट उसी वक्त हो सकता है जब इनके दरमियान एंगल 0 हो, क्योंकि आई का आई से एंगल क्या होगा 0, ए का ए से एंगल क्या होगा 0, और क्रॉस प्रोडक्ट किससे खुलता है, साइन थीटा से। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और आई का एंगल आई से क्या होगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0। ये इसने खुद दिया है कि आई क्रॉस आई 0 है, किस वजह से, बिकॉज कहते हैं ऑप्शन ए में आई इज ए यूनिट वेक्टर, इस वजह से ये 0 नहीं है। आई इज अ परपेंडिकुलर टू आई, आई का आई से एंगल सही है ना 0 होता है, और 0 को पैरेलल कहते हैं, परपेंडिकुलर नहीं कहते। आई क्रॉस आई गिव्स परपेंडिकुलर वेक्टर, ये भी गलत है। आई इज पैरेलल टू आई, जाहिर है पैरेलल है तो एंगल 0 और साइन 0 0 तो सब 0 हो गए। एमसीक्यू नंबर है 8, 7 मैंने बता दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी पर जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, या यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है, वो निकालने का उसका फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना, ये इक्वल होता है यूनिट वेक्टर के। मैंने इधर मेंशन भी करा होगा, ये लिखा हुआ है 8 में। यूनिट वेक्टर का निकालने का फार्मूला क्या है, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9, the acceleration due to gravity of two freely falling bodies of masses 1 kg and 5 kg सेम होगा। जो 1 kg की बॉडी होगी उसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होगा, और जो 5 kg की बॉडी होगी उसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 9.8 ही होगा। तो कह रहा है 1 kg बॉडी और 5 kg की बॉडी जो फ्रीली फॉलिंग गिर रही हैं, उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है ग्रेटर फॉर द हैवियर बॉडी, यानी जिसका मास ज्यादा है उसका ज्यादा होगा, स्मॉलर फॉर द हैवियर बॉडी, फिर आखिर में कह रहा है नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी में कह रहा है सेम, तो सेम आंसर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल देन इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है, सर्किल में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी की चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्शन की चेंज की वजह से हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी चीज चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी, और वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। और सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी इन्वॉल्व है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती जाती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड, वेरिएबल जरूर कहलाएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म देन इट्स, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म कह रहे हैं तो मस्ट है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अनचेंज हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं। तो कहता है पहले ऑप्शन में स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बी में कह रहा है स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म, ये स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन डायरेक्शन वेरी कर जाएगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये भी नहीं है। स्पीड इज 0, ये भी नहीं है। If the temperature rises, the coefficient of fluid friction,
कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है, फ्लो रेट बढ़ जाता है। यहां मैंने इसका फार्मूला लिखा है, फ्लूइड फ्रिक्शन कट गई है शायद मेरे ख्याल से, तो रिड्यूस में ये लिखा हुआ है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, और ईटा जो है मेरे पास क्या है, वो इनवर्सली डील करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ईटा कम हो जाएगा, और ईटा यहां पे कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा। A body goes from 2 meter to 8 meter mark and back to 2 meter mark in 3 seconds. Its average speed is, एक बॉडी है जो 2 मीटर के निशान से 8 मीटर तक जाती है और 8 मीटर से वापस 2 मीटर आ जाती है। तो 2 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो जाते हुए 6 मीटर कवर करा, वापस आते हुए 6 मीटर कवर करा, और कितने टाइम में करा, 3 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड होगी। यहां मैंने मार्क कर कर बताने की भी कोशिश करी है, ये रहा, ये मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बॉडी ने यहां 2 से स्टार्ट करा और सही है ना 8 तक के मार्क तक गई, तो ये 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, और फिर 8 से वापस आ गई 2 मीटर मार्क तक, तो 6 मीटर वापसी में कवर करा, और इस दौरान कितना टाइम लिया, 3 सेकंड। तो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था, 6 मीटर + 6 मीटर डिवाइडेड बाई 3, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 4 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 14 है, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलने में मोशन का, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज में आता है। द वेलोसिटी कंपोनेंट विथ विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज मैक्सिमम एट दी, कह रहे प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन का टॉपिक है, कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, कब मैक्सिमम होंगे, 2 ही वक्त मैक्सिमम होंगे, जब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, और फिर जब वो हिट कर रहा होता है ग्राउंड पर। तो यहां तो इसने लिख दिया है कि जबकि उसने सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा हुआ, इसका मतलब है ये इनिशियल तो है नहीं, ये वो वक्त तो है नहीं जब उसे प्रोजेक्ट किया है, तो ये कौन सा टाइम है, जब हिट दी ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट मैक्सिमम होंगे। आपको पता है थ्रू आउट दी फ्लाइट एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वाई कंपोनेंट जब वो प्रोजेक्ट किया जाता है तो गुजरते हुए टाइम के साथ कम होता जाता है और पीक पे पहुंच के 0 हो जाता है, और जब वो फिर डाउनवर्ड मोशन में आता है पीक से तो फिर इंक्रीज होता जाता है, तो टकराते हुए वाई कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम कंपोनेंट कब होंगे, जब वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल या हिट कर रहा है ग्राउंड पर। एमसीक्यू नंबर है 16, The range of the horizontal range of projectile depends upon, कह रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और G, वैल्यू ऑफ G एट द प्लेस, D ऑल ऑफ दिस। आंसर है ऑल ऑफ दिस। मॉडल पेपर में भी है ये और कॉलेजेस के पेपर में भी आ रहा है, मॉडल पेपर की वीडियो भी देखिए। When the angle of projection is 90, then the horizontal range will be 0. ये ऑप्शन है 0। ये 16 17 दोनों एमसीक्यूज रेंज के फार्मूले से समझ में आ सकती हैं, और रेंज का फार्मूला है, ये देखिए 16 एमसीक्यूज, ये रे V0² sin 2 θ/g। तो उसने पहले वाले में कहा था 16 में कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी इसके फार्मूले में मौजूद है,
एंगल पे डिपेंड करता है वो भी मौजूद है, और वैल्यू ऑफ जी वो भी मौजूद है। 17 भी इसी से कवर होगी। कह रहे हैं एंगल 90 डिग्री का है, तो थीटा की जगह यहां 90 रखें, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180, साइन 180 जीरो होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, तो रेंज 0। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं कहलाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरूरी है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 90 हो, क्योंकि ये मोशन इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। और अगर आप 90 डिग्री पे फेंक देंगे तो आपने एक एक्सिस की डायरेक्शन में फेंक दिया है, खाली 1D हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये उस वक्त है कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, यानी स्पीड कांस्टेंट हो। वरना सी भी ऑप्शन है, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन बुक के हिसाब से चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। If the speed of a body moving in a circle is double, then the centripetal force increases 4 times. ये MCQ नंबर 18, 19 यहां पर मैंने मेंशन करी है, यहां से कवर हो जाएगी। ये 19 को देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। अगर सर्किल का रेडियस वेरी नहीं कर रहा और मास वेरी नहीं कर रहा, तो इन दोनों को हटा देंगे जब इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करेंगे, और फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली डील करें। और वेलोसिटी को डबल करेंगे यहां, तो 2 रख दें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और यहीं से पता चलता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो v²/r है। अगर आपने वेलोसिटी या स्पीड वेरी करी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी करेगा, लेकिन यहां पर अगर आप एक कांस्टेंट सही ना रफ्तार से घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन सिर्फ वो डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से। और बुक ने भी यही दिया हुआ है 18 में, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। MCQ नंबर 20, 1 revolution of a body is equal to the angular displacement of 2 pi radian। ये बताया है मैंने यहां पर 20 को। यहां से आप चले यहां तक पहुंचे तो ये पाई के बराबर है 180 डिग्री के, और फिर वापस आके जब आप यूं कंप्लीट करा आपने सर्किल अपना, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई, तो पाई यूं और फिर पाई यूं, तो ये 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री है। 22 बड़ी अच्छी MCQ बनाई है। ऑन द मून इट इज 1/6 टाइम इजियर टू लिफ्ट अ स्टोन। कहता है चांद पे जब चले जाएं आप, तो एक स्टोन को उठाना सही ना 6 गुना कम हो जाता है, 1/6 टाइम इजियर हो जाता है। कहां पर? एट द सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में, क्योंकि वहां पर मून पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, 6 गुना कम है मून की सरफेस पर जी की वैल्यू एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ। आगे कहता है लेकिन बट इट वुड बी एज हार्ड टू थ्रो हॉरिजेंटली। भाई जब हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं तो जी का ताल्लुक ही नहीं है। फिर कहता है 1/6 टाइम इजियर टू थ्रो इट हॉरिजेंटली, फिर हॉरिजेंटल, जी का ताल्लुक है वर्टिकल मोशन से, घेर रहा है, 1/6 टाइम हार्डर टू थ्रो इट हॉरिजेंटली। आंसर है नन ऑफ दीज, तो आंसर था नन ऑफ दीज। वैल्यू ऑफ जी वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है, हॉरिजेंटल से नहीं, और तीनों ऑप्शन ए बी सी में हॉरिजेंटल मोशन का डिस्कस की गई है। 23 टॉर्क इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज
ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मॉडल पेपर में भी इस तरह की एमसीक्यूज आ रही है, बच्चों से मैं बार बार कह रहा हूं, हर कॉलेज में आ रही है। 3 चीजें पक्की पक्की याद कर ले। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है। मैंने यहां पर इसका फार्मूला भी लिख दिया है, टॉर्क की डेफिनेशन है ये। टॉर्क बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, dl/dt। 24 a particle moving with constant velocity may be equilibrium। आपको पता है जब हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 ही डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में भी एक्सेलरेशन 0 होता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी क्या करता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता है। तो खुद इसने बोल दिया पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a 0 है, और a 0 का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। a से मेरी मुराद है एक्सेलरेशन। When the net torque acting on a system is 0, then angular momentum will be constant। C ऑप्शन है। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, मॉडल पेपर में भी आया है। क्या स्टेटमेंट है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है, ये मैंने लिख भी दिया यहां। 25 देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? L इक्वल टू कांस्टेंट किस सूरत में? इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली है इसी वर्डिंग में से आवाज सुनकर बोलिए। 26 है, एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। मुझे एमसीक्यूज याद है तो मैं यहीं से बोल रहा हूं। तो जो 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उस पूरी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिस पर दोनों वेक्टर लाई कर रहे होते हैं, या परपेंडिकुलर टू R एंड P बोथ होगा। तो ऐसी ही एमसीक्यूज बनी हुई। 26 देख लेते हैं। कह रहा है इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, गलत। द रेडियस, गलत। डी ऑप्शन सर्कुलर पाथ, गलत। सी ऑप्शन सही है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। 27 एमसीक्यू है। अ डांसर स्पिन्स फास्टर when she holds her arms, this is due to। अरे एक डांसर है, एक लड़की डांस कर रही है तो वो अपनी आर्म्स को सुकेड़ लेती है और उसकी वजह से वो स्पिन फास्ट करने लगती है, फास्ट मूव करने लगती है। कोई स्केटर हो, समझ में आ गई बात? तो जब उसे तेज स्पिन करनी होती है तो वो अपनी, समझ में आ गई बात, आर्म्स को और बॉडी को सुकेड़ के कम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। असल में ये इस फार्मूले से होगा। 27 एमसीक्यूज है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। L एंगुलर मोमेंटम है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये I किस पे डिपेंड करता है? ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आप बढ़ा देंगे, यानी मास की तकसीम बढ़ा देंगे, तो I उतना ज्यादा हो जाएगा, और जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आप क्या कर देंगे? सुकेड़ देंगे, कम कर देंगे,
तो I कम हो जाएगा। और याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है और ये कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाइड इस तरह होगा कि ये फिक्स रहेगा। जब आप I को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओमेगा बढ़ जाएगी ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। L जहन में रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब इसमें से I कम करेंगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा। और I कम कब होगा? जब कोई स्कैटर या कोई डाइवर जब डाइव मारता है पानी के अंदर तो वो अपने मास को जितना सुकेड़ लेगा, कम कर लेगा, कम जगह पे ले आएगा। या जो स्केटिंग करते हैं वो अपनी बॉडी को सुकेड़ लेते हैं, देखा है, झुका लेते हैं अपने आप को, उतना उनकी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। स्पीड फास्ट होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। जहन में रखिएगा L कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन ए को देखिए, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ गई? स्पिन बढ़ गई। स्पिन क्यों बढ़ गई? I कम हो गया। तो क्या करें? मैंने कहा I और ओमेगा का प्रोडक्ट फिक्स रहता है। जब आप I को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पिन बढ़ेगी। तो आप देखिए डांसर स्पिन फास्टर, एक डांसर सही ना फास्टर स्पिन करेगी कब? व्हेन शी होल्ड्स हर आर्म्स, जब अपने आर्म्स को होल्ड कर लेगी। दिस इज ड्यू टू कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। 28 देखिए, इफ वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ a distance equal to the radius of the earth, the value of G will become 1/4। कह रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले जाइए तो वैल्यू ऑफ G क्या हो जाएगी? मैंने कहा 1/4 रह जाएगी। फार्मूले से सीखना होता है। फिर हम गए और हमने MCQ नंबर 28 को देखा, ये रही। ये वैल्यू ऑफ G निकालने का फार्मूला एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो GME ओवर RE स्क्वायर। और ये वैल्यू ऑफ G निकालने का फार्मूला है G डैश से शो करते हैं जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर नहीं है, तो GME ओवर R स्क्वायर लिख दिया। अब आप सरफेस, ये अर्थ बनाई मैंने, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब आप अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले गए तो आपको इस सेंटर से यहां तक का फासला क्या हो गया? RE प्लस RE यानी 2RE। तो R आपका क्या गया? 2RE। और R के साथ G का रिलेशन क्या है? इनवर्स R के स्क्वायर के साथ। तो मैंने इक्वल को प्रोपोर्शन से चेंज करा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G हटा दिया और मास ऑफ अर्थ हटा दिया। आप कितने ही ऊपर जाएं, जमीन का सही ना मास थोड़ी वेरी करेगा। तो ये G डैश R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब आपने रेडियस को डबल करा है तो यहां 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4, तो G डैश 1/4 रह जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, 4 गुना कम हो जाएगी। द वेट ऑफ ए मैन एट इक्वेटर एज कंपेयर टू द पोल इज, पोल के मुकाबले पर में इक्वेटर पर आपका वेट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वैल्यू ऑफ G कम हो जाती। वेट होता है W इज इक्वल टू mg, मास आपका पोल पर और इक्वेटर पे सेम रहता है, G वेरी कर जाता है। पोल पर आपकी G की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे आपकी G की वैल्यू कम होती है। और जहां G कम होगा वहां वेट कम हो जाएगा, तो ऑलवेज लेस देन हिज वेट। मैंने यहां पर ये डाटा भी लिख दिया इसका, MCQ नंबर 29। एट पोल G की वैल्यू है 9.80665, ये एक्यूरेट वैल्यू लिखी है मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एट इक्वेटर G की वैल्यू है 9.77275, तो ये G कम है, 9.77 है और 9.80 है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखें तो यहां G ज्यादा है। और W कैसे निकालते हैं? mg से। मास एवरीवेयर कांस्टेंट है, G जहां ज्यादा होगा वहां वेट ज्यादा होगा, तो पोल पे वेट ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है।
अब आ जाइए एमसीक्यू नंबर 30. If the mass of the earth becomes 4 times, then the total value of g will become 4 times. ये भी इसी से होगा जैसे अभी बताया था. ये रहा g बराबर है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर. जी और एम ई के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट. अगर आप इस मास ऑफ अर्थ को 4 गुना बढ़ाएंगे तो जी 4 गुना बढ़ जाएगा. 31 देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हर पेपर में आ रही है ये तो रट लीजिए 746 वॉट्स. मॉडल पेपर उठाएं, किसी भी कॉलेज का पेपर उठाएं, हर जगह आ रही है. द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, कह रहा है मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डी में कह रहा है बोथ बी एंड सी. फिर फार्मूले पे जाएंगे, जिसको फार्मूला याद है उसे पता है कि किस पे डिपेंड करता है. फार्मूला देखिए टाइम पीरियड निकालने का 32 में. टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. तो आंसर लगा दिया बोथ. एमसीक्यू नंबर 33. द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, कह रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी होता है. बॉडी के मास को स्मॉल एम से शो करते हैं. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस आर. डिस्टेंस, रेडियस से बेहतर है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. आइए फार्मूला देखते हैं. 33 पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट का फार्मूला है माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई. ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. सही है ना? अगर आप सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो बस इस आर ई को आर कर दीजिएगा. लेकिन इस एम के साथ क्या है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन? डायरेक्ट. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है. और पावर 1 का रिलेशन है तो इसके डबल करने पे डबल हो जाएगा, 3 गुना करने पे 3 गुना, 4 गुना है ना, 4 टाइम दौड़ाने पे 4 टाइम्स हो जाएगा. आइए एमसीक्यूज नंबर 34. If theta is the angle between the applied force F and the displacement D, then work done. work done आपको पता है F डॉट D होता है, और जब डॉट हटाएंगे तो एफ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा वर्क का फार्मूला. ये ऑप्शन बी. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज मोमेंटम p. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका मोमेंटम p है. उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ p स्क्वायर ओवर m या p स्क्वायर अपॉन 2m. ये मैंने यहां सॉल्व कर दिया है, ये सॉल्व कर दिया. इधर देखेंगे, ये रही 35. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर. मैंने इसको मास से मल्टीप्लाई करा, मास से डिवाइड, m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर वैसे ही है, और ये वाला m ये रहा. अब m इंटू वी को विलो है ना मोमेंटम कहते हैं, तो ये m का भी स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, तो m भी मोमेंटम होता है, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो गया. तो फार्मूला हो गया हाफ इंटू पी स्क्वायर ओवर m. ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते. 36. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0. ट्रैप कर रहा था टेम्परेचर देकर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ आंसर लिख देंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होती है, और वहीं दाना डाला इसने ऑप्शन ए में 332 मीटर पर सेकंड. और अक्सर बच्चों को ये याद होती है, वो जल्दी में लगा देते हैं. ट्रैप करा है, बहुत अच्छी एमसीक्यूज है, समझ में आई. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले अलिफ भी है. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करती, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0 होती है. वो चौथे नंबर पे जाके रखा उसने आंसर. अगर ये कह देता ना वैक्यूम ऑफ, सही है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर ऑप्शन ए था 332 मीटर पर सेकेंड. A spring of force constant K is cut into 3 equal pieces.
द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, के ही रहेगा। ये हुक्स लॉ से आया है, मैट्रिक में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, F इक्वल टू के एक्स। और ये जो K है फोर्स कांस्टेंट कहलाता है या स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। ट्रैप कर रहा है फिर, और ये पास्ट पेपर जो है ना 10 ईयर, उसमें भी बहुत है। तो उसने कह रहा है 3 इक्वल पार्ट में स्प्रिंग को तोड़ दिया है, कट कर दिया। अब जब लोग सोचते हैं कि 3 है ना उसमें पार्ट में वो कर दिया तो शायद 1/3 रह गई, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ये वाला, जबकि ऐसा नहीं है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, आप इसके कितने ही टुकड़े करें नेचर ऑफ मटेरियल वही रहेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के था और के ही रहेगा, तो ऑप्शन सी आंसर। When a second pendulum is taken on the surface of the moon, ये फिर तीनों एमसीक्यूज बड़ी जबरदस्त बनाएंगे, 36, 37 और 38। ट्रैप कर रहा है, कह रहा है when a second pendulum is taken on the surface of the moon, जहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट्स पीरियड विल बी 2 सेकंड ही रहेगा। सेकंड पेंडुलम कहते उसे जो अपना एक चक्कर 2 सेकंड में लगा। अब वो सरफेस ऑफ मून पर हो या सरफेस ऑफ अर्थ पर हो या सरफेस ऑफ जुपिटर पर हो, जब सेकंड पेंडुलम कह दिया तो इसका मतलब एक चक्कर 2 सेकंड में लगेगा। और ट्रैप कर रहा था वैल्यू ऑफ जी देकर मून की। येलो लाइट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड, ये बहुत अच्छी एमसीक्यूज है, सारी आखिर की चारों बड़ी जबरदस्त हैं। आपको पता है येलो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर है, और जब आप इसे प्रिज्म से गुजारेंगे, समझ में आ गई बात, तो जब सिंगल वेवलेंथ है बोल दिया है तो ये डिस्पर्स नहीं होगी, क्योंकि प्रिज्म डिस्पर्जन डिवाइस है। व्हाइट कलर की रोशनी को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, क्योंकि व्हाइट कलर की रोशनी पॉलीक्रोमेटिक है, और ये मोनोक्रोमेटिक का वर्ड लिख दिया। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, लेकिन डिस्पर्स नहीं होगी। 40 है व्हेन द मूवेबल मिरर इन, बड़ी जबरदस्त एमसीक्यूज है ये भी। व्हेन द मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर moves a distance equal to the wavelength of the light used, कह रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर मूवेबल मिरर को वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो इंटरफेरेंस पैटर्न मूव हो जाएगा बाय डैश, और मैं यहां आंसर टिक करना ही भूल गया, 2 फ्रिंजेस के इक्वल हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आंसर है। मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, देखें ये रहा, इधर देखिए राइट पर 40 एमसीक्यूज को। फार्मूला क्या है माइकलसन का, x इक्वल है m इंटू लैम्डा अपॉन 2, और इसने इधर गिवन क्या दिया है, x बराबर है लैम्डा के। ये x जो है वो मूवेबल मिरर का डिस्टेंस है, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि मूवेबल मिरर को वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर डिस्प्लेस करा गया, तो मैंने इस x की जगह पर लैम्डा रख दिया यहां पर। तो ये लैम्डा से ये लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 2, तो 2 उधर जाकर 1 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो m कितना आ गया 2। ये मैंने लिख दिया 2 फ्रिंजेस, ऑप्शन बी आंसर है। ये रहा 41, 42, ये देखिए 41 में कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ 0.666 इज ऑब्टेन फ्रॉम ए लेंस, एक लेंस से मैग्निफिकेशन हासिल की गई वो 0.666 है। एज द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो जब मैग्निफिकेशन 1 से कम होती है जैसा कि इस सिचुएशन में दिया हुआ है, इट शोज दैट द इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, Q अपॉन P, और ये 1 से कम उसी वक्त आएगी जब P की वैल्यू Q से बड़ी हो। ये फार्मूला है 41, M बराबर है Q अपॉन P, और ये 1 से कम उस वक्त आएगा जब P Q से बड़ा हो या Q P से छोटा हो। तो मैंने लिख दिया 1 से कम आ रही है मैग्निफिकेशन 0.666, तो मैंने कहा स्मॉलर है इमेज।
द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज, आंसर है 20 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला ये मैंने यहां सॉल्व कर दिया, P बराबर होता है, ये है 42, यहां पे देखिए लास्ट में P बराबर है 1/f इन मीटर, यानी 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। इसने हमें 5 सेंटीमीटर दी थी, 5 को 100 से डिवाइड करा मैंने, मीटर में कन्वर्ट करा तो 0.05 आ गया, तो मैंने इस फोकल लेंथ की जगह 0.05 मीटर लिख दिया। 1 को जब मैंने 0.05 से डिवाइड करा तो 20 डायोप्टर आ गया। बहुत गौर से इनको सुनना है, देखना है। नेक्स्ट कॉलेजेस की एमसीक्यूज देखेंगे आप तो और कम टाइम लगेगा, रिपीट होने लगेगा, 2-3 कॉलेजेस की कर लेंगे तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करें 168 के करीब एमसीक्यूज आ जाएंगी। कुछ रिपीट हो रही होंगी तो 140 130 एमसीक्यूज आ जाएंगी। और ये चैप्टर वाइज बनी हुई थी, बड़ी सीक्वेंस से 1 से लेकर 10 तक जा रही थी। सही है, तो काफी अहम चैप्टर था, दुआओं में याद रखिएगा, इसको सुकून के साथ देखिएगा। शुक्रिया।